नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जेएसएससी जेपीएससी फॉलोअप में। आज हम लोग वीकली करंट अफेयर्स वाले सेशन में देखेंगे 24 जनवरी 2025 से लेके 31 जनवरी 2025 तक के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। जो ये करंट अफेयर्स आपके लिए इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि आप किसी भी एग्जाम को देने जाएंगे, चाहे बैंकिंग हो, रेलवे हो, एसएससी हो, जेपीएससी हो, जेएसएससी हो या बीपीएससी, बीएसएससी, कोई भी, चाहे स्टेट का एग्जाम हो या सेंट्रल गवर्नमेंट की एग्जाम हो, किसी भी एग्जाम में करंट अफेयर्स का इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो आप लोग कोशिश कीजिए जब भी आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो करंट अफेयर्स पे स्पेशली फोकस रखिए, ज्यादातर जितना हो सकता है। आप लोग एवरीडे करंट अफेयर्स को देखिए, अगर एवरीडे नहीं पॉसिबल है तो एटलीस्ट वीकली जरूर देखिए। इससे क्या होता है कि एक महीने में 4 बार करंट अफेयर्स भी आप देखेंगे तो आपका एक महीने का करंट अफेयर्स उसमें कवर हो जाता है। तो चलिए हम लोग आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। पहला सवाल है, हाल ही में 31 जनवरी 2025 को ब्रिक्स यूथ काउंसिल एंटरप्रेन्योरशिप वर्किंग ग्रुप की बैठक मार्च 2025 में कहां आयोजित करने की घोषणा की गई। इसकी घोषणा भारत में की गई और इस बैठक की थीम थी सतत विकास के लिए युवा उद्यमिता। और बैठक में कुल 45 युवा प्रतिनिधि भाग लेने वाले हैं और इस बैठक का आयोजन युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय भारत सरकार द्वारा किया जा रहा है। ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये आगामी इसकी जो बैठक होने वाली है मार्च 2025 में होने वाली है, ब्रिक्स की यूथ काउंसिल एंटरप्रेन्योरशिप वर्किंग ग्रुप की बैठक, इसे ध्यान रखिएगा, ये इम्पॉर्टेंट है। अगला सवाल है, भारत पर्व का आयोजन 26 जनवरी से 31 जनवरी 2025 तक कहां किया गया। भारत पर्व का आयोजन नई दिल्ली में किया गया और ये आयोजन जो है पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा किया जाता है। और इस साल जो इस वर्ष भारत पर्व 2025 था, इसका थीम था देखो अपना देश। और वर्ष 2016 से इसका आयोजन गणतंत्र दिवस समारोह के रूप में हिस्से के रूप में किया जा रहा है। ये भी इम्पोर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, हाल ही में 24 जनवरी 2025 को केंद्रीय सरकार ने औपचारिक रूप से किस पेंशन योजना को अधिसूचित किया। 24 जनवरी 2025 को केंद्रीय सरकार ने औपचारिक रूप से एकीकृत पेंशन योजना यूपीएस को लागू किया है और यह जो है योजना ये 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। यूपीएस एकीकृत पेंशन योजना, इसे ध्यान रखिएगा, ये 1 अप्रैल 2025 से लागू होने वाला है, ये इम्पोर्टेंट है। सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, पहला पश्मीना महोत्सव 23 से 25 जनवरी 2025 कहां आयोजित किया गया। पश्मीना महोत्सव ये पहली बार आयोजित किया गया काठमांडू, नेपाल में। और काठमांडू में अंतर्राष्ट्रीय पश्मीना महोत्सव का आयोजन नेपाल पश्मीना उद्योग संघ और नेपाल उद्योग संघ के द्वारा किया गया। और पश्मीना जो फाइबर है, इसका जो मुख्य स्रोत होता है वो पश्मीना बकरियां होती है। इससे पश्मीना का जो फाइबर है उसकी प्राप्ति होती है। और भारत में पश्मीना मुख्य रूप से लद्दाख, जम्मू और कश्मीर में उत्पादित की जाती है, इनका उत्पादन होता है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2024 में जलवायु खतरों के कारण कितने छात्रों की पढ़ाई बाधित हुई। ये जो यूनिसेफ की रिपोर्ट है, जो वर्ष 2024 की रिपोर्ट है, इसमें जलवायु खतरों के कारण लगभग 242 मिलियन छात्र पढ़ाई में बाधा हुई, ये पढ़ाई से वंचित रहे। वर्ष 2024 में अप्रैल महीने में सबसे अधिक स्कूल का व्यवधान हुआ, स्कूल जाने में दिक्कत हुई। और इस व्यवधान का सबसे बड़ा जलवायु खतरा गर्मी की लहरें थी। जैसे कि आप सब जानते हैं 2025 की गर्मी काफी ज्यादा थी और ये सबसे अधिक दक्षिण एशिया में था 2024 में, जिससे कि स्कूल में सबसे अधिक स्कूल ही प्रभावित हुआ है। ये इम्पोर्टेंट है, इसे ध्यान रखिएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, गणतंत्र दिवस परेड 2025 में संस्कृति मंत्रालय और संगीत नाटक अकादमी द्वारा प्रस्तुत प्रदर्शन का क्या नाम था। इसका नाम था जयति जय मम भारतम। ये जो गणतंत्र दिवस का परेड था 2025 में संस्कृति मंत्रालय और संगीत नाटक अकादमी द्वारा प्रस्तुत किया गया था, इसका नाम था जयति जय मम भारतम। और यह गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के द्वारा इस कार्यक्रम को सबसे बड़ा भारतीय लोक विविधता नृत्य के रूप में मान्यता प्राप्त हुई है। इसमें 50 से अधिक लोक और आदिवासी नृत्य रूपों को प्रदर्शित किया गया है।
इस प्रदर्शन में 5000 से अधिक कलाकार, लोक और आदिवासी लोक कलाकारों ने भाग लिया है। तो गणतंत्र दिवस परेड 2025 से संबंधित कोई ना कोई एग्जाम आपके कोई ना कोई सवाल आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा, इसे ध्यान रखिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, किसके विरुद्ध प्लास्टिक ग्लोबल एक्शन पार्टनरशिप GPAP पहल की शुरुआत की गई? इसकी शुरुआत की गई प्लास्टिक प्रदूषण के खिलाफ। प्लास्टिक प्रदूषण काफी ज्यादा होने की वजह से एक पहल की शुरुआत की गई, ग्लोबल प्लास्टिक एक्शन पार्टनरशिप, और वर्तमान में इसके 25 सदस्य हैं और यह भारत का महाराष्ट्र राज्य शामिल है इसमें, और यह वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF के द्वारा लॉन्च किया गया था। ग्लोबल प्लास्टिक एक्शन पार्टनरशिप की शुरुआत 2018 में की गई थी, ये ध्यान रखिएगा। ये प्लास्टिक प्रदूषण से संबंधित सवाल आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगला सवाल है, वर्ष 2025 में बच्चों के लिए संभावनाएं, बच्चों के भविष्य के लिए लचीली प्रणालियों का निर्माण नामक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? बच्चों से संबंधित जो भी रिपोर्ट होता है ये संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ के द्वारा की जाती है जारी, और इस रिपोर्ट में बच्चों को जलवायु परिवर्तन, संघर्ष, आर्थिक अस्थिरता इत्यादि संकटों का विश्लेषण किया जाता है। सवाल देते हैं, किस देश को ब्रिक्स समूह के द्वारा 9वें साझेदार देश के रूप में मान्यता दी गई? नाइजीरिया को ब्रिक्स समूह का 9वें साझेदार देश के रूप में मान्यता प्राप्त हुई। और यह जो हम लोग देखते हैं ब्रिक्स में कितने और साझेदार देश हैं। साझेदार देश में आता है बेलारूस, बोलीविया, क्यूबा, कजाकिस्तान, मलेशिया, युगांडा, थाईलैंड और उज्बेकिस्तान। अब इसमें नाइजीरिया भी है। ब्रिक्स समूह के 10 सदस्य देश कौन कौन से हैं? ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथियोपिया, ईरान, इंडोनेशिया और UAE। तो ये ध्यान रखिएगा, ब्रिक्स के साझेदार देश, ब्रिक्स समूह के साझेदार देश और ब्रिक्स समूह के 10 सदस्य देश। सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, हाल ही में 28 जनवरी 2025 को 5 लाख MSMEs को डिजिटल कॉमर्स के लिए ओपन नेटवर्क ONDC पर लाने के लिए कौन सी पहल की शुरुआत की गई? इसके लिए पहल टीम की शुरुआत की गई और टीम पहल का बजट 277.35 करोड़ रुपए है। और हम लोग देखते हैं टीम का फुल फॉर्म होता है ट्रेड इनेबल्ड एंड मार्केटिंग, यानी व्यापार सक्षमता और विपणन। और इस पहल की शुरुआत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के द्वारा की गई और टीम पहल के तहत 50% व्यापार महिला नेतृत्व वाले हैं। और ये टीम पहल इम्पॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखिएगा। टीम पहल से सवाल पूछे जा सकते हैं क्योंकि अभी MSMEs को गवर्नमेंट के द्वारा काफी प्रोत्साहन मिलता है, काफी प्रोत्साहित किया जाता है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, हाल ही में 30 जनवरी 2025 को डाटा इनोवेशन लैब DI लैब पहल के तहत समझौता ज्ञापन MOU किसके द्वारा हस्ताक्षरित किया गया? ये इम्पॉर्टेंट है। DI लैब के तहत जो समझौता ज्ञापन MOU हस्ताक्षर किया गया, इसका डेटा सूचना और नवाचार प्रभाग, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, इंद्रप्रस्थ सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान IIT दिल्ली के द्वारा हस्ताक्षरित किया गया है। और DI लैब जो है ये AI ML लर्निंग मशीन और बिग डेटा एनालिटिक्स प्रौद्योगिकियों का उपयोग कर रहा है। DI लैब पहल का उद्देश्य नवाचार को प्रोत्साहित करना है, नवाचार को प्रोत्साहन देना है। और DI लैब पहल की शुरुआत जुलाई 2024 में की गई थी। ये ध्यान रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। DI लैब से संबंधित सवाल हो सकता है पूछा जाए। सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, हाल ही में 30 जनवरी 2025 को किस प्रसिद्ध कार्यकर्ता एवं फिल्म निर्माता का निधन 78 वर्ष की आयु में हो गया? तपन बोस जो फिल्म कार्यकर्ता और फिल्म निर्माता दोनों रहे हैं, इनका निधन हो गया 30 जनवरी 2025 को। और तपन बोस ने एन इंडियन स्टोरी ऑफ भागलपुर ब्लाइंडिंग्स मूवी बनाई थी, बायोग्राफी बनाई थी। और भोपाल बियॉन्ड जेनोसाइड भी बनाया था इन्होंने, झारखंड। इन सारे फिल्मों का निर्देशन इन्होंने ही किया है और इनका निधन हो गया है 30 जनवरी 2025 को। ये काफी इंपॉर्टेंट है, तपन बोस के बारे में पूछा जा सकता है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, 25 जनवरी 2025 को भारतीय कृषि में योगदान के लिए किसे पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया?
भारतीय कृषि में योगदान के लिए हरिमन शर्मा को सम्मानित किया गया पद्मश्री अवार्ड से। और हरिमन शर्मा को एप्पल मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है और इन्होंने HRMN 99 सेब के किस्म का विकास किया है। इनको सेबों का राजा भी कहा जाता है। तो आप ध्यान रखिएगा, हरिमन शर्मा को पद्मश्री अवार्ड मिला है किसान के क्षेत्र में। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, किस मंदिर को FCRA लाइसेंस प्राप्त हुआ? FCRA मीन्स होता है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, यानी विदेशी अंशदान विनिमय अधिनियम 2010 के तहत वो कहीं से भी विदेशों से उन्हें फंडिंग मतलब की जा सकती है, उन्हें वो फंड ले सकते हैं। ये किस मंदिर को FCRA का लाइसेंस प्राप्त हुआ? बांके बिहारी मंदिर जो वृंदावन में है, इनको FCRA लाइसेंस प्राप्त हुआ है। FCRA लाइसेंस मंदिर को विदेशी फंडिंग प्राप्त करने की अनुमति देता है और इसकी वैधता 5 साल की होती है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, हाल ही में 30 जनवरी 2025 को शहीद दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय सभागार NAI द्वारा कौन सी विशेष प्रदर्शनी का आयोजन किया गया? इनके द्वारा 30 जनवरी 2025 को जब शहीद दिवस मनाया जाता है तो शहीद दिवस हमेशा महात्मा गांधी के पुण्यतिथि पर ही मनाया जाता है और इनका पुण्यतिथि 30 जनवरी 2025 को शहीद दिवस को मनाया जाता है। महात्मा गांधी की यात्रा उनके अपने दस्तावेजों के माध्यम से ये इस बार का थीम था। इस वर्ष की प्रदर्शनी का जो आयोजन किया गया उसका प्रदर्शनी में महात्मा गांधी की यात्रा उनके अपने दस्तावेजों के माध्यम से को वहां पे प्रदर्शित किया गया। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, जनवरी 2025 में केप टाउन कन्वेंशन को मान्यता देने के लिए संसद में कौन सा विधेयक लाया गया? केप टाउन कन्वेंशन वाला ध्यान रखिएगा, केप टाउन कन्वेंशन से सवाल बन सकते हैं। प्रोटेक्शन एंड इन्फोर्समेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड एयरक्राफ्ट ऑब्जेक्ट्स विधेयक 2024। यह वैश्विक संधि पट्टा प्रदाताओं लेसर्स को भुगतान न हो पाने के मामले में उच्च मूल्य वाले उपकरणों को वापस लेने के अधिकार की गारंटी देता है। यानी अगर आपका कोई उपकरण खरीदा गया और उसका उपयोग नहीं हुआ तो आप उस उपकरण और आपको उस उपकरण का अगर भुगतान नहीं हुआ है तो आपको ये अधिकार दिया जाता है कि आप उस उपकरण को वापस ले सकते हैं। ये कन्वेंशन केप टाउन कन्वेंशन की मान्यता। केप टाउन कन्वेंशन है, ये विमानन यानी एविएशन के क्षेत्र से संबंधित होता है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, 24 से 25 जनवरी 2025 को प्रौद्योगिकी संवाद का पहला संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? 24-25 जनवरी 2025 को प्रौद्योगिकी संवाद का पहला संस्करण, इसका पहला संस्करण भारतीय विज्ञान संस्थान IISc बेंगलुरु कर्नाटक में किया गया और इस संवाद का आयोजन विदेश मंत्रालय द्वारा किया गया। इसका जो उद्घाटन है, उद्घाटन सत्र को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह और भारत सरकार के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार प्रोफेसर अजय कुमार ने संबोधित किया। ये ध्यान रखिएगा, IISc बेंगलुरु कर्नाटक में इसका आयोजन किया गया। अगला सवाल है, हाल ही में 28 जनवरी 2025 को तकनीकी खामियों की रिपोर्टिंग के लिए ISPOT पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया? ये पोर्टल सेबी के द्वारा लॉन्च किया गया, यानी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के द्वारा इसे लॉन्च किया गया। iSpot मीन्स इंटीग्रेटेड सेबी पोर्टल फॉर टेक्निकल ग्लिचेस, यानी आपको अगर कोई भी तकनीकी खामी होता है और उसका रिपोर्ट दर्ज कराना है तो उसके लिए सेबी ने ISPOT पोर्टल लॉन्च किया है। ये इम्पॉर्टेंट है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, 19 जनवरी 2025 में किस देश के शोधकर्ताओं ने स्टटगार्ट रोग के इलाज के लिए जीन एडिटिंग तकनीक विकसित की है? ये जो स्टटगार्ट डिजीज होता है ना, इसकी जीन एडिटिंग तकनीक स्विट्जरलैंड ने विकसित की है और यह बीमारी मुख्य रूप से ABCA4 जीन में बदलाव के कारण होती है और ABCA4 जीन जो है विटामिन A को प्रभावित करता है जिससे आंखें प्रभावित होती है और इसी रोग के इलाज के लिए जीन एडिटिंग तकनीक विकसित की है स्विट्जरलैंड ने। ये इम्पॉर्टेंट है। आपका अगर GSO की जनरल साइंस वाले सेशन पूछा जाता है एग्जाम में तो उसमें यहाँ से करंट अफेयर से सवाल बनता है, इसे ध्यान रखिएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है,
वेटलैंड सिटी के रूप में मान्यता प्राप्त करने वाला भारत का पहला शहर कौन बना? भारत का पहला शहर वेटलैंड सिटी के रूप में मान्यता प्राप्त करने वाला इंदौर और उदयपुर बना। और विश्व के 31 शहरों को वेटलैंड सिटी में मान्यता दी गई है, जिसमें भारत का भी 2 शहर है, उदयपुर और इंदौर। और रामसर कन्वेंशन के तहत वेटलैंड सिटी मान्यता की शुरुआत 2015 में की गई थी। अगला सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय जेब्रा दिवस इंटरनेशनल जेब्रा डे प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल जेब्रा डे अभी हाल ही में मनाया गया 31 जनवरी को। तो 31 जनवरी को मनाया जाता है इंटरनेशनल जेब्रा डे। इसे ध्यान रखिएगा, कई बार महत्वपूर्ण दिवस भी पूछ देता है एग्जाम में। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, हाल ही में 29 जनवरी 2025 को आपदा शमन परियोजनाओं को मंजूरी देने वाली उच्च स्तरीय समिति HLC की अध्यक्षता किसने की? इसकी अध्यक्षता केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने की है। और इस परियोजना के लिए समिति द्वारा 3029.86 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत की गई। और यह वित्तीय सहायता राष्ट्रीय आपदा शमन कोष NDMF द्वारा प्रदान की जाती है, इसके ही द्वारा प्रदान की जाएगी। और समिति के सदस्य वित्त मंत्री, कृषि मंत्री और नीति आयोग के उपाध्यक्ष थे। आपदा शमन परियोजनाओं को मंजूरी देने वाली उच्च स्तरीय समिति HLC की अध्यक्षता केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह के द्वारा की गई। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, हाल ही में 30 जनवरी 2025 को संयुक्त संसदीय समिति JPC ने किस विधेयक पर अपनी रिपोर्ट संसद में प्रस्तुत की है? वक्फ संशोधन विधेयक 2024। इस पर इन्होंने अपनी रिपोर्ट संसद में प्रस्तुत की है और इसकी अध्यक्षता जगदम्बिका पाल ने की है। इस समिति में कुल 31 सदस्य हैं। ये भी इम्पॉर्टेंट है। संयुक्त संसदीय समिति JPC, इसका जो वक्फ संशोधन विधेयक 2024 इनके द्वारा ही संसद में प्रस्तुत किया गया है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, हाल ही में RBI की रिपोर्ट के अनुसार क्रेडिट कार्ड की संख्या कितने वर्षों में दोगुनी हो गई? इनका 5 वर्षों में क्रेडिट कार्ड की संख्या जो है वो दोगुनी हो गई। दिसंबर 2019 में अगर डेटा के अनुसार देखा जाए तो दिसंबर 2019 में ये 5.53 करोड़ क्रेडिट कार्ड थे, जो कि 2024 में दिसंबर में ये 10.80 करोड़ हो गए। RBI के अनुसार वर्ष 2013 के बाद से डिजिटल भुगतान की मात्रा में 94 गुना वृद्धि पाई गई है। ये इम्पॉर्टेंट है, जो बैंकिंग के एग्जाम में खासकर पूछा जा सकता है RBI के रिपोर्ट के बारे में, ध्यान रखिएगा इसे। अगला सवाल है, 20 जनवरी 2025 को रिलायंस पावर लिमिटेड के CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया? नीरज पारख। नीरज पारख को रिलायंस पावर लिमिटेड के CEO के रूप में नियुक्त किया गया है और ये 2004 में रिलायंस समूह में शामिल हुए थे और ये CEO के रूप में 3 वर्ष तक अपनी सेवा रिलायंस समूह में देंगे। मतलब CEO के पद पर 3 वर्षों की सेवा ये देंगे रिलायंस पावर लिमिटेड में। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल और आज के सेशन का आखिरी सवाल, हाल ही में 28 जनवरी 2025 को किस महान स्वतंत्रता सेनानी को उनकी 160वीं जयंती पर याद किया गया? 28 जनवरी 2025 को लाला लाजपत राय की 160वीं जयंती पर उन्हें याद किया गया। ये ध्यान रखिएगा, लाला लाजपत राय की जो जयंती थी वो 28 जनवरी को मनाई गई, 160वीं जयंती। आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ आप सबों को आज का क्लास पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले सेशन में एक नए टॉपिक के साथ। आप लोगों का मुझे उम्मीद है कि करंट अफेयर्स का जो पूरे महीने का मैंने वीकली करंट अफेयर्स बनाया है, कुल 4 क्लास हैं, चारों क्लास आप देख जाइए तो आपका नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स सब इसमें कवर हो जाएगा। ये 1 महीने का, जैसे जनवरी 2025 का आपका करंट अफेयर्स कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद फिर अब अगले सेशन में हम लोग मिलेंगे जल्दी ही अगले करंट अफेयर्स के साथ, वीकली करंट अफेयर्स के साथ, जो कि आपका फरवरी का करंट अफेयर्स रहेगा। और इसी तरह वीकली करंट अफेयर्स अगर आप करते जाएंगे तो आपका रिवीजन करना भी आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा।
थैंक यू एवरीवन।